तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम हमारी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां पे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लायला और नंबर 5 एक अलग टाइमलाइन में फंस गए थे तकरीबन 6 साल के लिए। इसी के साथ में जेनिफर की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। बेन उसे ले लेके भाग रहा था। क्लाउस मरता मरता बचा था। एलिसन ने उसे बचा ही लिया था। आखिरकार लूथर और डिएगो को सीआईए की सारी सच्चाई पता चल गई थी और इसी के साथ में विक्टर और रेजिनल जेनिफर और बेन तक जाने के लिए निकल गए थे। सारे कीपर्स भी एक जगह इकट्ठा होने वाले थे और साथ ही में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जो जीन कपल था वो मारा गया था। उसका जो हस्बैंड था वो मारा गया था और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रेजिनल्ड की वाइफ एबिगेल थी, क्योंकि वो भी एक एलियन ही थी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जो कि लास्ट एपिसोड है गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि म्यूजिक प्ले कर दो। जैसे म्यूजिक स्टार्ट करी जाती है उसके बाद में पूरे शहर से निकल निकल के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे लोग द कीपर्स के लोग थे, अलग अलग जगहों पे काम करते थे। इनके पास में अपनी पुरानी टाइमलाइन के थॉट्स आया करते थे और इन सबको फील होता था कि ये सारे लोग एक गलत टाइमलाइन के अंदर फंसे हुए हैं। इन लोगों को अपनी खुद की टाइमलाइन में जाना है, जिसके लिए ये शुद्धिकरण के लिए तैयार है। वो शुद्धिकरण जिसके चक्कर में सारे लोग मारे जाएंगे, टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और वो लोग अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। इसी के कारण शहर के जितने भी लोग इस द कीपर्स की कम्युनिटी से जुड़े हुए थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और शहर के एक हिस्से में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें जीन कपल दिखाया जाता है, जो कि सारे लोगों को मोटिवेट करता है कि जल्द से जल्द शुद्धिकरण होने वाला है, हम लोगों को एकजुट होना है। कई लोग आएंगे जो कि हमें मारने की कोशिश करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ऐसे के ऐसे ही खड़े रहना है। चाहे कोई भी आएगा तो हमारी लाश के ऊपर से होके जाएगा। अब जो यहाँ पे जीन का हस्बैंड था, वो जीन का हस्बैंड तो था नहीं, वो तो एबिगेल थी, रेजी की वाइफ। तो भी उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी यहाँ पे जीन की वाइफ ही सारे लोगों को मोटिवेट करती है, शुद्धिकरण के लिए सबको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। जिसके बाद में सीनियर विक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि रेजी को कहता है कि देखो आपको मुझे एक मौका तो देना ही पड़ेगा, मुझे बात करने दो और मैं सारी कोशिश कर ही लूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अच्छा खासा वादा हुआ था। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब डिएगो और लूथर दोनों ही आपस के अंदर बातचीत करते हैं, क्योंकि डिएगो इतने साल से एक फैमिली के बीच में रहा था, उसने बस बच्चे संभाले थे, एक बोरिंग सी जॉब किया करता था। लूथर भी एक स्ट्रिपर बन गया था, क्लब के अंदर डांस किया करता था, बूढ़ा हो गया था और इन दोनों ने सीआईए के एजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारा। इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था वापस एक कमबैक करके। इसी के साथ में डिएगो लूथर को अप्रिशिएट करता है ये कहकर कि सीआईए का पर्दाफाश लूथर ने किया है। नंबर 5 इतने सालों से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चला कि सीआईए के लोग ही कीपर है। जिसके बाद में दोनों मिलकर डिएगो के घर पे पहुंच जाते हैं। लायला अभी तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन डिएगो अपने बच्चों से मिलता है, बहुत खुश होता है, उसे गिफ्ट वगैरह देता है और लूथर भी घर में एंट्री करता है और कपड़े वगैरह मांगता है। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से जीन कपल के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रेजी और विक्टर दोनों आपस में बातचीत करने के लिए आए थे, डील करने के लिए आए थे, क्योंकि विक्टर को ऐसा लगता था कि अगर वो जीन कपल से बात करेगा तो शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे रेजी का कहना था कि तुम हमें बेन और जेनिफर दे दो, जहाँ पे ये कपल कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें वो दे देंगे, शुद्धिकरण होना चाहिए और वो होके ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिनल कहता है कि तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो विक्टर अपना, तुम्हें जो काम करना है करो, नहीं तो मैं उसे गोली मार के खत्म कर दूंगा। जहाँ पे जीन कपल कहता है कि अच्छा तुम्हें उसे मारना है तो लो, इतने सारे लोगों के ऊपर से होके चले जाओ और तुम जरूर अंदर पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों को मार के जाना तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है। तभी यहाँ पे जीन का हस्बैंड उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि तुम हमेशा भड़क जाते हो, तुम किसी की बात नहीं सुनते, एक लड़की की जैसे। तो रेजी कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम एक आदमी हो और तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता है कि जो जीन कपल है उसका हस्बैंड के अंदर तो एबिगेल है। जहाँ पे रेजी अपने साथ में विक्टर को ले जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट वाला ऑप्शन है, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते हो। जहाँ पे विक्टर फिर से टाइम मांगने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जीन कपल एक साथ में खड़ा था और आपस में इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को देखने लगती है और पहचानने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहा है, आखिर ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कौन है। और उसे ऐसा शक होता है कि उसका हस्बैंड इन लोगों से जाके मिल गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो जीन का हस्बैंड था वो तो एबिगेल था, इसी के कारण वो जाता है, एक तलवार लेकर आता है और अपनी ही वाइफ के टुकड़े कर देता है। बेचारी मरती मरती जीन कहने लग जाती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। इसके बाद में ये हस्बैंड सब लोगों के सामने कहता है कि इसने सबके साथ में धोखा किया है, ये उन लोगों के साथ में मिल गई थी, इसी के कारण मैंने उसे मार दिया। यहाँ के लोग थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं कि इन्होंने तो सब कुछ शुरू किया था, कीपर्स तो इन्हीं का ही काम था, आखिर हम इन्हीं के पीछे तो यहाँ पे आए हैं। तो ये जीन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है अब उसकी बात मानने की, हम लोगों को शुद्धिकरण करना है, तुम सब लोगों को मरने के लिए तैयार होना है और मारने के लिए भी तैयार होना है, आखिर इसमें इसका क्या काम, जो भी अगर डिच करेगा तो उसके साथ में तो ऐसी चीजें होके ही रहेगी। जिसके बाद में सीन यहाँ नंबर 5 और लायला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये दोनों 7 साल की बाद में यहाँ पे आए थे। लायला को डर लग रहा था कि क्या उसके बच्चे, क्या उसका हस्बैंड उसे प्यार भी करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ भूल चुके होंगे। जबकि नंबर 5 का कहना था कि हम अभी भी लौट सकते हैं, लेकिन लायला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और इतनी देर में डिएगो आ जाता है, जो कि आते ही लायला को गले से लगा लेता है और लायला के यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से गए हुए लायला को लगभग 1 या 2 घंटे हुए थे, 7 साल नहीं हुए थे। अब यहाँ पे वो लायला को अंदर बुलाता है,
क्योंकि अब उसे लाइला की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी पता लग गई थी। लाइला जैसे अंदर आती है तो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत सालों बाद देख रही थी। लाइला की बेटी कहती है कि मॉम हम अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे, आखिर आप मुझे गले से क्यों लगा रहे हैं। लेकिन लाइला अपनी बेटी को गले लगा के बहुत खुश थी। देखते ही देखते अब पीछे बाकी के लोग भी आ गए थे, यानी कि एलिसन, क्लाउस और क्लेयर। लाइला इन लोगों को भी गले से लगाती है, क्योंकि इन लोगों को उसने बहुत टाइम बाद में देखा था। अब सबको शूज उतार के अंदर बुला लिया जाता है। नंबर 5 का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था, उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जिसके बाद में सीनिया विक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि रेजी ने एक ऑफिसर को कह दिया था कि वो बेन को शूट कर दे, लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपकी जान बचाई है, इसके बदले में आप ऐसे कैसे उसे मार सकते हैं, मुझे थोड़ी देर का टाइम चाहिए। जहाँ पे रेजी कहता है कि इतने सारे लोग दिख भी रहे, तुम्हें कितने लोगों को मारोगी तुम बताओ, और तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन है आखिर। विक्टर यहाँ से चला जाता है। असल के अंदर वो द कीपर्स के पास में जाता है। हम लोगों ने देखा था कि अम्ब्रेला एकेडमी का इनके पास में उल्टा सिंबल है, क्योंकि अम्ब्रेला एकेडमी की ही सारी चीजें इन लोगों को याद थी, तो वो भी अपने हाथ पे विक्टर उल्टा सिंबल बना के हाथ में एक हथियार लेके पहुंच जाता है और इन लोगों को कहता है कि मैं लेट हो गया था, मुझे माफ कर दो, शायद थोड़ा ट्रैफिक था। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जाके लग जाओ लाइन के अंदर। विक्टर कहता है कि नहीं मुझे भी सामने लगना है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है सामने लग जाओ। तो विक्टर कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत दूर से आया हूं ना, तो मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो अब ये आदमी थोड़ा समझ जाता है और कहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, चला जाए यहाँ पे कहीं साइड वाइड में। तो विक्टर कहता है कि ठीक है मैं गली के अंदर जाके कर लेता हूँ। अब विक्टर गली के अंदर जाता है, डस्टबिन के ऊपर जाके अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ का लीडर आके विक्टर को पकड़ लेता और उसे मारता है। लेकिन विक्टर के पास में बहुत खतरनाक वाली पावर थी, जिससे कि वो उसके परखच्चे उड़ा देता है, सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद में विक्टर जंप करके सीधा अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद का माहौल तो हद से ज्यादा खराब था। वो सीधा वॉशरूम के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे बेन और जेनिफर लेटे हुए थे। जेनिफर के हद से ज्यादा टेंटिकल्स निकल गए थे। बेन एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गया था। विक्टर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। जिसके बाद में सीनिया वापस से फैमिली के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ एक तरफ विक्टर सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे ये सारे भाई बहन एक साथ में बैठ के गॉसिप कर रहे थे कि आखिर कौन कहाँ पर था। एक तरफ क्लाउस बताता है कि वो तो बस अभी जिंदा होके आया है, क्योंकि उसे मार दिया गया था, दफना दिया गया था। इसी के साथ में डियागो और लूथर भी अपने बारे में बताते हैं कि सीआई के एजेंट कितने ज्यादा खराब है, वो भी द कीपर के मेंबर ही है। नंबर 5 इतने सालों तक काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब इन सब बातों से कहीं ना कहीं नंबर 5 चिढ़ रहा था। तो लूथर कहता है कि तुम चुप क्यों हो, आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हो। नंबर 5 कहता है कि देखो मुझे सोचने दो, फालतू का मुझे दुखी मत करो, अब जो काम शुरू किया है उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा, हमें बेन और जेनिफर के पास में जाना चाहिए। लाइला उसे रोकने की कोशिश करती है, तो नंबर 5 उसे झटका देता है और कहता है कि मेरे ऊपर कुछ भी मत बोलो। तो डियागो कहता है कि एक मिनट, तुम मेरे वाइफ से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, वो भी मेरे ही घर के अंदर। इस बात के अंदर नंबर 5 और डियागो के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। लाइला इन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और तभी डियागो को लाइला के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। डियागो कहता है कि ये ब्रेसलेट कहाँ से आया, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम कभी नहीं पहनती हो। और तब वो नंबर 5 से पूछता है कि आखिर ये कहाँ से आया, जहाँ पे नंबर 5 कहता है कि ऑब्वियस सी बात है मैंने ही बनाया, तुम्हारे लिए तो मैं बनाऊंगा नहीं। और अब डियागो को लगता है कि बिल्कुल उसको जो शक था वो सच निकला है। उसे पहले ही शक था कि जो लाइला है वो बुक क्लब पे जाने की बजाय किसी और के साथ जाती थी। इसका मतलब है कि उसका नंबर 5 के साथ में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। यहाँ पे एलिसन कहती है कि हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन लूथर कहता है कि नहीं नहीं प्लीज बैठो यहाँ पे, यानी कि उसको फैमिली शो देखने में थोड़ा मजा आ रहा था। अब लाइला उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम 7 सालों तक एक टाइमलाइन में अटक गए थे, लेकिन डियागो बिल्कुल नहीं समझता। तब नंबर 5 भी कहता है कि हम एक टाइमलाइन के अंदर गए थे, उसके बाद वहां से हमारी टाइमलाइन गायब हो गई, हम हजारों टाइमलाइन में गए, हमने बहुत बार लौटने की कोशिश करी, लेकिन हम कभी नहीं लौट पाए। लेकिन डियागो नहीं मानता, बल्कि रोता हुआ सीधा जमीन पे बैठ जाता है और बस कहने लगता है कि तुम उसके साथ में थी, तुमने आखिर उसके साथ में क्या क्या किया, क्या तुम उसके साथ में इंटीमेट हुई, क्या तुम उसे प्यार करती हो और मुझे प्यार नहीं करती, तुमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। लाइला उसे सब समझाती है कि मैंने हर दफे आने की कोशिश करी, बहुत बार आने की कोशिश करी, हम ऐसी टाइमलाइन में भी गए जहाँ पे हमारी जान पे बनाई थी, तो भी हम वहाँ से भाग रहे थे, आखिर हम 7 साल तक भागते रहे, आखिर मैं भी कितना भाग पाती। जिसके बाद हम दोनों करीब आए थे, उससे पहले हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन तब तक तो डियागो बिल्कुल टूट चुका था कि उसकी वाइफ नंबर 5 के साथ में चली गई है और अब उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद में टीवी पे यहाँ न्यूज आ रही थी बेन से रिलेटेड कि बेन अंदर है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तब ये सारे भाई बहन सोचते हैं कि अब शायद इन्हें अपने भाई की मदद के लिए चले जाना चाहिए। जिसके बाद में सीनिया वापस से विक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है। विक्टर बेन को समझाता रहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन बेन का कहना था कि वो दूर नहीं जा पाएगा, वो जेनिफर को अकेला नहीं छोड़ सकता है। विक्टर उसे समझाता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसी के चक्कर में ये सारी चीजें हुई है, अगर तुम दूर हो जाओगे तो ठीक है, अगर तुम पास रहोगे तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तुम एक बहुत बड़ा भयानक धमाका करोगे, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो रेजी अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और तुम्हें गोली से मार देगा, तब भी तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे, एटलीस्ट मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता, इवन उसे अपने टेंटिकल से धक्का देके बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है, क्योंकि बेन का कहना था कि वो डर रहा है, उसे घर नहीं जाना है और लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। जो विक्टर है वो डैड के साथ में मिला हुआ है। जिसके बाद में सीनिया वापस अम्ब्रेला एकेडमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सारे इसी टूटी फूटी गाड़ी के अंदर बैठ के बेन और जेनिफर तक जाने की कोशिश करते हैं और इनकी गाड़ी में अभी भी वही वाला गाना चल रहा था, ऊपर से खटारा गाड़ी थी, तो ब्रेक लगने की बजाय ये गाड़ी सीधी और ज्यादा आगे चली जाती
आती है और बिल्कुल गलती से कीपर्स के सामने ही आ जाती है, जिसके बाद तो सारे के सारे लोग मिलके इनके ऊपर शूट कर देते हैं। अब जो भी थी ये खटारा गाड़ी, लेकिन इस खटारा गाड़ी ने इन लोगों की जान बचाई। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ में शूट कर रहे थे तो ये मर भी जाते। तो सब मिलके नंबर 5 को कहते हैं कि अपनी जंप की पावर का इस्तेमाल करो और हमें कहीं और ले जाओ। नंबर 5 कहता है मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब लायला उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज हम सबके लिए करो, मेरे लिए करो, क्योंकि नंबर 5 कहीं ना कहीं प्यार में था लायला के, इसी के कारण वो ऐसा करता है, यानी कि जंप लगाने की कोशिश करता है। तो डिएगो कहता है हे भगवान क्या सीन चल रहा है इनका, और सारे भाई बहन सीधा शॉपिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने बेन की इतनी बुरी हालत देखते हैं, जहाँ पे वो एक जला हुआ मॉन्स्टर बना हुआ था और विक्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। या एक तरफ रेजिनल सोच चुका था कि विक्टर हार गया है और अब उसे शूट करना ही है, इसी के कारण वो ऑर्डर्स दे देता है। इतनी देर में विक्टर अब बेन का हाथ पकड़ ही लेता है और एक अलग ही टाइमलाइन के अंदर चला जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर टाइमलाइन थी। सारे लोग जिंदा है, अच्छे से जी रहे हैं, ये सारे लोग नहीं है लेकिन बाकी सारे लोग हैं। इसका मतलब साफ था कि अगर शुद्धिकरण हुआ, लोग मरे, तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इसी टाइम पे गोली आती है जो कि जाके सीधा बेन को लग जाती है, जिसके बाद तो जेनिफर और बेन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। यहाँ एक तरफ अगर बेन मर भी रहा था तो जेनिफर ने उसे अपने पास ले लिया था और जेनिफर और बेन दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और यही था गाइस शुद्धिकरण, जहाँ पे बेन और जेनिफर को एक होना था, यानी कि मैरीगोल्ड और ड्यूरेंगो दोनों केमिकल्स को एक होना था। जैसे ये एक होगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। बाहर एबिगेल यानी कि जीन के हस्बैंड को पता चल गया था, हालांकि वो तो मर गया था, तो एबिगेल ही बची कि शुद्धिकरण शुरू हो चुका है, अब सबको मरने के लिए तैयार होना है। यहाँ पे सारे भाई बहन सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर को मार देंगे तो ठीक रहेगा, तो सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले तो कुछ तो उड़ के ऊपर चले जाते हैं और बाकी के उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये मॉन्स्टर सबके अंदर के मैरीगोल्ड को डिटेक्ट कर पा रहा था और इन सबको खाने की कोशिश करता है। अब जो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो उससे ये मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। जैसे कि लायला ने उसके ऊपर लेजर शूट करा और उसके बाद में आग लगा दी, तो ये मॉन्स्टर पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद में एलिसन ने अपनी आइस का इस्तेमाल करा कि वो अपनी आंखों से शायद इस मॉन्स्टर को तबाह कर देगी, लेकिन उसे बेन की शक्ल दिखी, इसी के कारण वो रुक गई। इतनी देर में इस मॉन्स्टर ने ऊपर बिल्डिंग को तोड़ दिया था और बिल्डिंग का कई सारा हिस्सा सीधा एलिसन के ऊपर आके गिरता है, तो वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद में लूथर अब चिल्लाने लगता है, उसका ध्यान भटकाने लगता है और नीचे आके सीधा इस बड़े से मॉन्स्टर में एक मुक्का मारता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका खुद का हाथ ही अंदर अटक जाएगा। तब यहाँ पे विक्टर और लायला दोनों मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसे पावर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि बड़ा सा मॉन्स्टर तो इस पावर को अब्सॉर्व कर रहा था और पहले से ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। कैसे तैसे करके भाई बहन एक दूसरे के साथ में इकट्ठे होते हैं, खुद को यहाँ से सेफ्टी से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया था और इस बिल्डिंग से भी बाहर निकल गया था। अब इस वक्त के अंदर डिएगो और नंबर 5 कंटिन्यूअसली झगड़ा कर रहे थे लायला के पीछे, तो लायला गुस्से के अंदर आ जाती है और नंबर 5 को धक्का दे देती है कि हटो यहाँ से, और ये बात कहीं ना कहीं नंबर 5 को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। इसी के कारण वो यहाँ से टाइम जंप करता है और सीधा उसी सबवे के अंदर चला जाता है और ट्रेन के अंदर बैठ के निकल जाता है। यहाँ पे अब हम रेजी को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि काश वो थोड़ी देर पहले गन चला देता तो शायद आज इतना बड़ा डिजास्टर नहीं आता, वो ये वाली टाइमलाइन बचा लेता, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गया है और अब सब मरने ही वाले हैं। वो अपने एक सोल्जर को भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मरने से पहले फाइट करके मरो। उसके बाद में यहाँ जीन का हस्बैंड आके बैठ जाता है। अब जीन का हस्बैंड आके रेजी को कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने कभी भी किसी की बात नहीं मानी, जबकि यहाँ पे रेजिनल का कहना था कि तुम कितने बुरे इंसान हो, इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो, पूरा मानव जाति को खत्म कर दिया तुमने, तुम चाहते तो इन चीजों को रोक सकते थे, मैंने आज से पहले इतना सेल्फिश इंसान नहीं देखा। जहाँ पे ये जीन कहता है कि तुम भी तो बहुत बुरे हो। इन बातों को सुन के कहीं ना कहीं रेजी को बहुत अजीब सा लगता है कि ये औरतों जैसे बात क्यों कर रहा है। यहाँ पे जीन का हस्बैंड अब रेजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डार्लिंग हमेशा से गलत डिसीजन लेते हो, और उसके बाद में वो अपना मास्क हटा देता है। पता चलता है कि ये तो रेजी की वाइफ एबिगेल है और उसने ही ये सारी चीजें करी है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि तुमने बहुत गलत चीज करी, तुम मुझे जिंदा करना चाहते थे, मैं जब मर गई थी तो तुम मुझे नहीं बल्कि खुद की पावर्स को जिंदा करना चाहते थे। उसी वक्त तुमने मैरीगोल्ड इस दुनिया में भेजा, मैरीगोल्ड की दुनिया में आते ही सारी टाइमलाइन बिगड़ गई और उस टाइमलाइन को सही करने के चक्कर में हर बार एक नई टाइमलाइन बन गई। अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। जहाँ पे अब रेजी को समझ में आता है कि रेजिनल की गलती की सजा अब सबको मिल रही है, अब टाइमलाइन ठीक करनी ही पड़ेगी। इसी के कारण जॉन करके एबिगेल ने 2 एलिमेंट्स बनाए और वो एलिमेंट अगर मिल जाएंगे तभी जाके ये पूरा टाइमलाइन खत्म हो पाएगा। यानी कि अब तक जो भी कीपर्स वगैरह का काम चल रहा था वो एबिगेल की नजरों के सामने ही चल रहा था। जिसके बाद में सीनियर नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो ट्रेन के अंदर बैठा था और अपने पुराने 7 साल की कई सारी मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा था कि लायला के साथ उसने कितना अच्छा टाइम बिताया था। वो बहुत ज्यादा हर्ट था। तभी वो एक ऐसी टाइमलाइन के अंदर पहुंचता है जहाँ पे वो खुद को देखता है नंबर 5 को। इसी के कारण वो ट्रेन से बाहर निकलता है, पीछा करता है और एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है। बहुत शॉकिंग चीज थी कि वहाँ पे न जाने बहुत सारी नंबर 5 थे। नंबर 5 अपने आप को देखता है, कोई
न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे नंबर 5 ही थे। वो एक के पास आके बैठ जाता है और अब ये वाला कहता है कि देखो हम नंबर 5 ही है, हम तुम्हारे वर्जन ही है, बस अलग अलग टाइमलाइन के हैं। हम सब लोगों को यहाँ पे जितने भी नंबर 5 है उनमें से कई सारे नंबर 5 ने गिव अप कर दिया था, क्योंकि वो टाइमलाइन के खेल को समझ ही नहीं पाए थे। जहाँ पे ये ओरिजिनल नंबर 5 कहता है कि हाँ ब्रोकन टाइमलाइन, एक फ्रेम के अंदर हजारों लाखों की टाइमलाइन। दूसरा वाला नंबर 5 कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। जहाँ पे ये नंबर 5 कहता है कि आखिर हम इन चीजों को ठीक कैसे करेंगे। ये दूसरा वाला नंबर 5 दिखाता है कि यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स है, हम लोगों ने जो अर्थ बर्बाद करी है, हम लोगों ने जो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करा है, ये उन सब के रीजन है और आगे भी हम लोग मरते ही जाएंगे। वो पीछे वाले एक नंबर 5 से कहता है कि जरा बताना हमने अर्थ को कितनी बार डिस्ट्रॉय करा है, जिसकी काउंटिंग लाखों के अंदर थी, और इन सब के पीछे रीजन कौन था? ये द अम्ब्रेला एकेडमी वाले मेंबर। ये जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही टाइमलाइन बिगड़ जाती है, और टाइमलाइन बिगड़ने के बाद में ये लोग मरते हैं, वापस से जिंदा होते हैं और वापस से एक पैराडॉक्स बन जाता है। ये चीजें चलती ही रहेंगी तब तक जब तक सारी चीजें बर्बाद नहीं हो जाती, तब तक जब तक ये अम्ब्रेला एकेडमी खत्म नहीं हो जाती। अब जाके नंबर 5 को समझ में आ गया था कि इन सारी टाइमलाइन को बिगाड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो और उसके भाई बहन ही है। अब उसे न चाहकर भी अपने भाई बहनों के पास जाना पड़ेगा और इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारे लोग अम्ब्रेला एकेडमी के अंदर इकट्ठे हो गए थे। लायला के साथ अपनी पूरी फैमिली थी, साथ ही में एलिसन के साथ उसकी बेटी क्लेयर भी थी, क्योंकि एलिसन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। अब यहाँ पे नंबर 5 पहुंच गया था, जो कि सबको इन्फॉर्म करने लगता है कि मैं अभी अभी खुद से मिलके आया हूँ। नंबर 5 ने मुझे बताया कि आखिर ये टाइमलाइन गड़बड़ कैसे हो रही है। हम लोग जैसे ही पैदा हुए थे, मैरीगोल्ड इस दुनिया में आया था, तभी से टाइमलाइन बिगड़ी थी, और जब जब हम पैदा हो रहे हैं तब तक ये टाइमलाइन बिगड़ती जा रही है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सारे लोग मर जाए। मैरीगोल्ड जैसे ही खत्म होगा वैसे ही एक सिंगल टाइमलाइन हो जाएगी। इतनी सारी टाइमलाइन होने के कारण ही बार बार में पैराडॉक्स बन रहा है। विक्टर कहता है कि हाँ फिर तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, बेन मुझे कुछ दिखाना चाहता था, उसने मुझे बहुत सुंदर टाइमलाइन दिखाई जिसके अंदर हम नहीं है और सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि शुद्धिकरण बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, मैरीगोल्ड खत्म हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन बचेगी, अलग अलग टाइमलाइंस नहीं होगी, ना लोगों के पास में अलग अलग तरीके की मेमोरीज होगी। इससे होगा ये कि हम सब लोगों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, हम हिस्ट्री से ही गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे ये होगा कि हमारी फैमिली जिंदा रहेगी। अब यहाँ पे लायला का ये प्रॉब्लम आ गया था कि लायला की तो इतनी बड़ी फैमिली है, अगर ये लोग मर गए तो लायला अपने बच्चों के साथ में क्या करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लायला का ही डिसीजन था कि उसे मरना है या नहीं मरना है, बल्कि लायला को तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर भी मैरीगोल्ड है। अगर लायला जिंदा बची रह गई तो ऑब्वियसली बात है ये सर्कल वापस से चलेगा, वापस से दुनिया डिस्ट्रॉय होगी, तो पूरा मैरीगोल्ड खत्म होना जरूरी है। तभी यहाँ पे क्लेयर आ जाती है एलिसन की बातें सुन के कि मुझे आपके साथ ही रहना है, लेकिन एलिसन मना कर देती है कि तुम्हें अभी पूरी दुनिया देखनी है, बहुत चीजें समझनी है और अपनी लाइफ जीनी है। जिसके बाद में क्लेयर रोने लग जाती है, अंकल क्लाउस से मिलती है, अपनी माँ से मिलती है और उसे तो बस जाना ही पड़ेगा। बाकी सारे लोग भी परेशान थे और कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इतना समझ में आ गया था कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी, इन्हें कभी ना कभी तो मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद में अब लायला अपनी फैमिली को इकट्ठा करती है और सबवे की तरफ निकल जाती है। नंबर 5 उसे वापस लेने के लिए जाता है। वो लायला को समझाता है कि देखो बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा वापस आना। लायला कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली कहीं गलत टाइमलाइन में चली गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। नंबर 5 कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जिंदा रह गई तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद में अब लायला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन लोगों के साथ चली जाएगी या फिर वापस लौटेगी। लायला अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन के अंदर बिठाती है और बिल्कुल एक मोमेंट जैसे दरवाजा बंद होता है तो लायला रिटर्न आ जाती है। इसका मतलब था कि लायला ने भी सोच लिया था कि वो अपनी फैमिली को जिंदा रखेगी और वापस से पैराडॉक्स नहीं बनने देगी। उसकी फैमिली रोती रह जाती है, ऊपर से लायला भी बहुत ज्यादा रोती है। नंबर 5 उसे गले से लगाता है, चुप कराता है कि कोई बात नहीं, हम सब लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, साथ रहेंगे, एक साथ में मरेंगे। यहाँ पे अब घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। क्लाउस अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि बेन जो जेनिफर के साथ में मिल गया था और ये मॉन्स्टर जो बढ़ता ही जा रहा है, पूरे शहर को खाता ही जा रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इतनी देर में अब लायला भी पहुंच गई थी, जो कि सबको बताती है कि इनकी फैमिली सही टाइमलाइन के अंदर चली गई है और साथ ही में क्लेयर भी उनके साथ है और बिल्कुल ठीक रहेगी। अब ये सारे भाई बहन मिलके एक दूसरे वाले हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और बस एक साथ मरने का इंतजार कर रहे थे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छे मूवमेंट्स याद करने लगते हैं। साथ ही में नंबर 5 सबको कहता है कि अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लो। सब एक दूसरे को थैंक यू करने लगते हैं कि ये सब एक दूसरे की लाइफ में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तभी यहाँ पे जो वो मॉन्स्टर था स्लाइमी सा, वो इस घर के अंदर पहुंच चुका था, सबके पैरों पैरों तक आ गया था। यहाँ पे एलिसन और विक्टर आपस में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा हमेशा से ही था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। डिएगो और लायला भी एक दूसरे से बात करते हैं कि हम दोनों की लाइफ अच्छी नहीं थी, जहाँ पे लायला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी थी, हमारे बहुत अच्छे बच्चे थे। और अब धीरे धीरे करके वो स्लाइमी सा मॉन्स्टर इनके पैरों को खाता जा रहा था और इनके अंदर चढ़ता जा रहा था। ये सब मरने लगे थे। क्लाउस भी रोने लगता है और आखिर में बोलता है तुम मेरी सबसे बेस्ट फैमिली रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लूथर भी यही कहता है कि अच्छा हुआ जो मैं तुम लोगों के साथ ही मर रहा हूँ। आखिर के अंदर लायला भी नंबर 5 का हाथ पकड़ ही लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब मर ही रहे हैं। आखिर के अंदर ये पूरा स्लाइमी सा मॉन्स्टर इन सब को गायब कर देता है, बिल्कुल खा जाता है। यानी कि सारा मैरीगोल्ड उसी ड्यूरैंगो के अंदर मिल जाता है। और जैसे जैसे ये मरते जा रहे थे वैसे वैसे गाइस सारी की सारी टाइमलाइन खत्म होती जा रही थी। जितनी भी अलग अलग टाइमलाइन बन गई थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और सिर्फ एक टाइमलाइन बचती है। अब गाइस यहाँ पे जो टाइमलाइन बनती है बहुत
बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन बनती है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और यहाँ पे जो लोग दिखाई देते हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के जितने भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी कि वो 3 भाई थे, वो जो एक लेडी थी सीजन 2 के अंदर थी, बूढ़ी सी औरत थी, कमीशन के आदमी के साथ में रहा करती थी, इसी के साथ में जो हैंडलर थी और इसी के साथ में ग्रेस थी, ये सारे मेंबर्स हमें दिखाए जाते हैं और साथ ही में हर्ब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, यानी कि कमीशन के बहुत सारे लोग। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला एकेडमी नहीं है, अम्ब्रेला एकेडमी मरी है तब जाके एक बिल्कुल साइलेंट सी टाइमलाइन बन गई है जिसके अंदर लोग आराम से रह पा रहे हैं। और इसी के साथ गाइस ये बहुत अमेजिंग सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। द अम्ब्रेला एकेडमी के गाइस 4 सीजन है, चारों बहुत ही बेहतरीन सीजन है। आखिरी का सीजन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैन के इर्द गिर्द कर दिए गए थे, टाइमलाइन का डिफरेंस था, एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी दिखा दिया गया। हालांकि बहुत बेस्ट सीरीज ही लगी गाइस मुझे, लेकिन 6 एपिसोड के अंदर बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही थी कि काश इसके आगे के भी सीजन्स आते, बट ठीक है ये सीजन्स भी बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तो गाइस आप लोगों को अम्ब्रेला एकेडमी की ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।